ने ये भी कहा कि आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था सरकार की जवाबदेही है और हमारा ये आंदोलन आगे भी समय समय पे आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पे पुनर्गठन, जो भी मुद्दे जाति आधार पे निगरानी नहीं होना, पेपर लीक के तमाम माफियाओं की गिरफ्तारी, लीड लेवल पर स्कूल जांच और इसके अंदर बड़े मगरमच्छ है, इनको पकड़ने की बात आज पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह का जश्न का माहौल है, जैसे कोई आरएलपी की सरकार बन रही राजस्थान के अंदर। हम इस राजस्थान को बचाने के लिए चाहे हमें प्राण देने पड़े, हम आगे मिलेंगे। जब देश के किसानों की जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के किसान नेताओं ने सत्ता नहीं छोड़ी। नागौर के इस तेजा जी के भक्त ने देश की किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आया था। मेरे को बीजेपी का एक नेता कह रहा था, हनुमान जी जिस दिन आप 1 लाख आ जाओगे उस दिन अग्निवीर समाप्त करा देंगे। हम भी वेट ही कर रहे हैं, हमें दिल्ली कूच करना ही लौटाएंगे। और पहलवान बेटे को न्याय भी अगर किसी ने दिलाया तो ये भोमो करने वाले नेताओं ने नहीं दिलाया, हुमायूं बेनीवाल ने। और विशेष रूप से जो धरना 80 दिन में होगा, 127 दिन के अंदर, बाकी दिन आप सब लोग थे और कई बार कांग्रेस ने, कई बार बीजेपी ने प्रयास किया, लेकिन हमारे योद्धाओं ने उनको भगा दिया। और बीजेपी सरकार के लोग भी मुंह निकालने कई बार आए थे, जो मुंह निकाल के चले जाए। कई क्रेडिट अकेले आरएलपी नहीं ले ले, इसलिए जबरदस्ती अंदर पड़ रहे हैं। देखा नहीं आपको, यूं पड़ रहे हैं। माल की कोई इज्जत देश प्रदेश नहीं होती। और जब बीजेपी ने कांग्रेसी नेताओं को बचाने का काम चालू किया, भजनलाल की सरकार ने AAG, PHQ, SOG और जब उप समिति ने कहा कि भर्ती रद्द करो, तो कई मंत्रियों का समूह जिसमें के बिश्नोई, 3-4 जोगाराम जैसी टीमें थी, कुछ अधिकारी जो शौकीन मिजाज के हैं, अपनी महिला मित्रों को बचाने के लिए उन्होंने भजनलाल और इनके आसपास के आकाओं की अकल निकाल ली कि आप तो लिख दो साहब कि भर्ती रद्द नहीं करनी है, कोर्ट जाने, उनका काम जाने। और ये साबित कर दिया भजनलाल जी ने कि वो अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। गेहूं के साथ गुड़ पिसता है तो गेहूं के साथ गुड़ तो पिसेगा। सरकार कौन है आपकी नजर में? मेरी नजर में तो किरोड़ीलाल जी है खुद। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था सरकार की जवाबदेही है और हमारा ये आंदोलन आगे भी समय समय पे आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पे पुनर्गठन, जो भी मुद्दे जाति आधार पे निगरानी नहीं होना, पेपर लीक के तमाम माफियाओं की गिरफ्तारी, लीड लेवल पर स्कूल जांच और इसके अंदर बड़े मगरमच्छ है, इनको पकड़ने की बात आज पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह का जश्न का माहौल है, जैसे कोई आरएलपी की सरकार बन रही राजस्थान के अंदर। कई लोगों के पेट में दर्द भी है, कई बरसाती मेंढक और बुलबुले बोल रहे हैं। हम इस राजस्थान को बचाने के लिए चाहे हमें प्राण देने पड़े, हम आगे मिलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जब देश के किसानों की जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के किसान नेताओं ने सत्ता नहीं छोड़ी। नागौर के इस तेजा जी के भक्त ने देश की किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आया था। लड़ाई लड़ी, आपके भाई ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई को 70% परिणाम तक पहुंचा दिया। अब अग्निवीर 50% से ज्यादा सरकार रख रही, बाकी वापिस भेज रही है। मेरे को बीजेपी का एक नेता कह रहा था, हनुमान जी जिस दिन आप 1 लाख आ जाओगे उस दिन अग्निवीर समाप्त करा देंगे। हम भी वेट ही कर रहे हैं, हमें दिल्ली कूच करना ही लौटाएंगे। और पहलवान बेटे को न्याय भी अगर किसी ने दिलाया तो ये भोमो करने वाले नेताओं ने नहीं दिलाया, हुमायूं बेनीवाल ने। राजस्थान का सम्मान अगर लौटाया, आज रात को 12 बजे भी जिस तरह नौजवान हाईवे पे हर जगह खड़ा है, पूरे राजस्थान के अंदर जश्न का माहौल है, जैसे दिवाली आ गई हो, जैसे हमारी सरकार बन गई है। भाइयों, ये इसलिए जश्न मना रहे, इनको एक आशा की किरण दिख रही है, इन्हें उम्मीद है हमारा भाई बेरोजगारी को खत्म करेगा, किसान का कर्जा माफ कराएगा, माफियाओं का इलाज करेगा, महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा करेगा और नए राजस्थान का निर्माण करेगा। आप सबको और विशेष रूप से जो धरना 80 दिन में होगा, 127 दिन के अंदर, बाकी दिन आप सब लोग थे और कई बार कांग्रेस ने, कई बार बीजेपी ने प्रयास किया, लेकिन हमारे
योद्धाओं ने उनको भगा दिया। और बीजेपी सरकार के लोग भी मुंह निकालने कई बार आए थे कि मुंह निकाल के चले जाएं, कहीं क्रेडिट अकेले आरएलपी नहीं ले ले, इसलिए जबरदस्ती अंदर पड़ रहे हैं। देखा नहीं आपको, यूं पड़ रहे हैं। मिल गया पूरे देश के लिए, तो लड़ेगा उसको क्रेडिट मिलेगा, और जो बिकेगा और जो बार बार बिकेगा उसे कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो बिकाऊ माल है, और बिकाऊ माल की कोई इज्जत देश प्रदेश में नहीं होती। असली माल होता है उसी की होती है, और असली माल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आप लोग लड़ रहे हो, हम लड़ रहे हैं, और इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में खलबली है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम और एसआई भर्ती के उन अभ्यर्थियों को जो लगातार 127 दिन से हमारे साथ आंदोलित है, इस दरमियान हमने जेल भरो आंदोलन चलाया। बहुत से बच्चे हमारे साथ गिरफ्तार हुए, लड़कियां भी गिरफ्तार हुई, हमारी बहनें, छोटी बच्चियां। 1-1.5 लाख की रैली हमने करी, गवर्नर से मिले, लोकसभा में मामला उठाया, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर मामला उठाया, नड्डा जी से ये कहलवाया कि लोकसभा के अंदर चर्चा कराएंगे, पेपर लीक की घटनाएं रुके, मोदी अमित शाह का वादा याद दिलाया, और नौजवानों ने एक अभियान चलाया कि भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, ऐसा ही भर्ती रद्द करो। और ये वर्ल्ड के अंदर 8वें नंबर पे ट्विटर पे ट्रेंड किया और शेडो बैन करवा दिया गया। ऐसा ही भर्ती को लेके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां से लोगों के फोन आ रहे हैं कि साहब आपको बधाई हो, उनको क्या लेना देना राजस्थान की एसआई भर्ती से। लेकिन वो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हनुमान जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सत्य की लड़ाई है। और जब बीजेपी ने कांग्रेसी नेताओं को बचाने का काम चालू किया, भजनलाल की सरकार ने AA, PHQ, SOG, और जब उप समिति ने कहा कि भर्ती रद्द करो, तो कई मंत्रियों का समूह जिसमें के बिश्नोई, 3-4 जोगाराम जैसी टीमें थी, कुछ अधिकारी जो शौकीन मिजाज के हैं, अपनी महिला मित्रों को बचाने के लिए उन्होंने भजनलाल और इनके आसपास के आकाओं की अकल निकाल ली कि आप तो लिख दो साहब कि भर्ती रद्द नहीं करनी है, कोर्ट जाने, उनका काम जाने। और ये साबित कर दिया भजनलाल जी ने कि वो अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। आखिर हाई कोर्ट को ही न्याय देना पड़ा। यह संदेश पूरे देश के अंदर गया है। इस भर्ती रद्द से न्यायपालिका में आमजन का विश्वास बढ़ा, नौजवानों का विश्वास बढ़ा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा प्रेस और न्यायपालिका, लड़ रहे हैं आमजन के लिए। हमारे जैसे नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं आमजन के लिए। सत्ता को ठोकर मार के हम सड़कों पे पूरी जवानी समर्पित कर दी इस राजस्थान को जगाने के लिए। पार्टी बना के संदेश दिया और देश के अंदर ये मैसेज गया। अब राजस्थान में लड़ा के आ गए। आरएलपी के बाद दूसरी पार्टी, आदिवासी पार्टी भी राजस्थान के अंदर आ गई। और जो नकली लोग थे, जो पार्टियां बनाने की बात करते थे, ढकोसले करते थे, उनकी दुकानों के भी ताले लग गए, उनका सामान खत्म हो गया। इसलिए वो बरसाती मेंढकों की तरह, बुलबुलों की तरह उछल रहे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय तथ्यहीन बातों के और तथ्यहीन आरोपों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई है, ये हम सब की जीत है, राजस्थान की जीत है। विशेषकर कल गणेश चतुर्थी थी और गणेश जी को मैं, मेरे घर पे बच्चे मेरे गणेश जी को बहुत मानते हैं। और आप देखिए, मैं गणेश जी के जयकारे के साथ और वीर तेजा जी के जयकारे के साथ चलता हूँ। तो गणेश जी महाराज ने और वीर तेजा दशमी का कार्यक्रम है, तेजा जी के मेले भरेंगे। तो गणेश जी महाराज की कृपा से, वीर तेजा जी की कृपा से एक अच्छा शुभ संदेश हमें मिला और एक नई ऊर्जा राजस्थान के नौजवानों को मिली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत मिली। इस भर्ती का क्रेडिट कौन दे रहा, किसको दे रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते थे कि राजस्थान को बचाएं। 560 जो फर्जी थानेदार बन के थानों में लग जाते तो राजस्थान को लूट लेते, बर्बाद कर देते, न हमारी बेटियां सुरक्षित रहती, न हमारे बच्चे सुरक्षित रहते। इस हाई कोर्ट के फैसले ने और आरएलपी के बड़े आंदोलन ने भाजपा की पोल खोली, कांग्रेस की उन बड़े मगरमच्छों की पोल खोली जो चुप्पी साध के बैठे थे, और न्यायपालिका में लोग बच्चों का विश्वास बढ़ाया, राजस्थान की जनता का विश्वास बढ़ाया। और बहुत बड़ी जीत आरएलपी के आंदोलन की बड़ी जीत हुई। और आप सबका इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया। आप सुनिए मेरी बात, देखिए मेरे से उम्र में 20-25 साल बड़े हैं, वो सम्मान मैं उनका करता हूँ। वो मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे हैं 85 के दौर के अंदर। मेरे फादर 77 में बन गए थे, वो लेट आए थे, 85 में ML आए थे। और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहते हुए भी हमेशा जब डॉक्टर साहब दुख के दिनों में थे, मुझे कहा कि
मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वसुंधरा मुझे फंसाना चाहती है बलात्कार के मुकदमे के अंदर। एक वो टंकी का मामला था सूरवाड़ के अंदर, सीबीआई पकड़ लेगी। आप राजस्थान में ऐसा कुछ करो, खाली मीणाओं से कुछ नहीं होगा। और मैं लड़ रहा था राजस्थान में, तीसरे मोर्चे की बात भी हम कर रहे थे और हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन बीकानेर, बाड़मेर और नागौर की रैलियों के अंदर डॉक्टर साहब आए और उसके बाद छू मंतर हो गए। और हमेशा मुझे कहते थे कि वसुंधरा ऐसी है, इसकी मम्मी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है, क्या क्या बताओ क्या कहा अभी बात कर रहे बेशर्मो, ऐसा है वैसा है, और इस तरह की बातें वो करते थे। मैं वसुंधरा जी की माता जी को नहीं जानता, इनके परिवार को नहीं जानता, लेकिन वो कहते थे ये है वो है, मैं अरुण जेटली जी से बात करूंगा, मैं अटल जी से करूंगा, फलाना करूंगा। और फिर मेरे पास एक दिन मैं इनके घर बैठा था तो मुझे कहा कि आप खाना खाओ, अपन विधानसभा चल रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं जाते थे। रमेश मीणा और हुडला पता नहीं कब हमला कर दे, इसलिए हमेशा मेरे को साथ रखते थे कि कम से कम एक आदमी बचाने वाला तो मेरे साथ रहेगा। तो मैं इनके साथ ही विधानसभा जाता, मेरा बड़ा स्नेह था। लेकिन अचानक फ़ोन आया कि आप तो विधानसभा चलो, मैं कहीं जाके आ रहा हूँ। और आधा घंटा बाद पता लगा कि वसुंधरा के कदमों में पड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कहाँ गया थर्ड मोर्चा, कहाँ गई नई पार्टी? गोगुंदा के अंदर एक पार्टी बनाने की बात करी और जब पर्दा खोला मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो संगमा जी की पार्टी है, अगाथा बैठी थी कार्यक्रम में। मैंने कहा मैं नहीं हूँ आपके साथ, तो मैं यहाँ नाराज होकर आ गया। मैंने कहा पार्टी बनानी चाहिए, आप क्यों धोखा दे रहे हो? बोले तुम समझा करो, मीणा तो मेरे साथ है ही, मैं आदिवासियों को बरगला के भोले बड़े, इनको भी आदिवासी पार्टी के नाम से साथ ले लूँगा। और इनको पता लगा हनुमान कुछ बोल नहीं थे। सुबह 5 बजे मेरे घर आ गए MLA क्वार्टर, बोले आप कुछ बयान मत देना, आप जहाँ चाहे रहो, लेकिन मुझे अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। मेरा संगमा जी से और दूसरे लोगों से कमिटमेंट हो गया, मेरा सौदा तय हो गया जो होना था। और उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, राजस्थान की जनता की आंखों में धूल झोंकी। और 66 साल बाद पार्टी अगर बनाई, हनुमान बेनीवाल ने बनाई, मेरी इनसे कोई नाराजगी भी नहीं थी। लेकिन आज का जो उनका व्यवहार था उससे मैं आहत हूँ। किस तरह तू तड़ाके से बात की। डॉक्टर साहब 4-5 जिलों के नेता है, वो राजस्थान के नेता नहीं। और हनुमान बेनीवाल पूरे देश के अंदर सम्मान के साथ नाम लिया जाता है हनुमान बेनीवाल का। किसान आंदोलन के अंदर जब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आतंकी बैठे हैं बॉर्डर पे, मोदी जी अच्छा बिल लाए, तब मैं लड़ रहा था कि बिल अच्छे नहीं है, किसान बिल वापिस होने चाहिए। और अग्निवीर आया तब अग्निवीर का समर्थन करे थे। पहलवान बेटियों के लिए बोले कि ये तो लड़कियां ऐसी है पहलवान बेटियां, मैं गया उनको न्याय दिलाने, हमेशा मैं लड़ता रहा। लेकिन आज मैं आहत हुआ कि जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। देखिए डॉक्टर साहब से ज़्यादा मैं लड़ाका हूँ, मैं भी चाहता तो ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता था, लेकिन मुझे मेरी जो आज राजस्थान के अंदर मैं पार्टी चला रहा हूँ, मुझे इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे उनके जो लंबे रिश्ते थे उनको भी मैंने निभाया, मैं आप कर रहा था, लेकिन वो बड़ी पंचायती में कूद पड़े। उनका क्या लेना देना, कौन भजन लाल जी उनको पूछ रहे हैं? उन्होंने जब इस्तीफा दिया तब एक ट्वीट किया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इस्तीफा तो वापिस ले लिया, तो एक हिसाब से इनको प्राण त्याग देना चाहिए घर से। अब तो कह रहे हैं कि सुनिए मेरी बात सुनिए, प्राण त्याग देना चाहिए। इसे एक झापड़ लगाओ, एक झापड़ दो इसके यहाँ। प्राण त्याग देने चाहिए, प्राण वो नहीं त्याग सकते। मुझे पता है कि जो जिस दोस्त रेलवे स्टेशन की बात मेरे लिए कह रहे थे, अगर मैं नहीं होता तो पुलिस के कितने डंडे उन पर पड़ते। मैंने उनके डंडे खुद खाए, मैंने पकड़ लिया उनको, नीचे दुबक गए थे। और डॉक्टर साहब ने लड़ाई अपने हिसाब से लड़ी होगी। और हनुमान बेनीवाल की लड़ाई का भी इतिहास है, कभी कोई लड़ाई में हारा नहीं। और डॉक्टर साहब हर आंदोलन के अंदर क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और अपना काम सीधा कर रहे हैं। DOAT का देख लो आप, जो सोने के बिस्कुट हुए उसमें कहा खेल रहा ये वो करके ब्लैकमेल करके 5 करोड़ ले लिए। सुन लो मेरी बात सुनिए आप, 5 करोड़ इसके अंदर ले लिए। मैं जोशी के जो पार्टनर का मामला था, जिस तरह वो मीणा समाज की मौत हुई, 2 करोड़ रुपये ले लिए कि मैं उठूंगा। जब भी दिलाने वाला BJP का नेता था, 50 लाख उसको दे दिए, 1.5 करोड़ जेब में रख लिए। ये तो आतन है, उनका धंधा है, ये आज से नहीं कर रहे काम। ये पेपर लीक के अंदर चाहे जगदीश बिश्नोई और दूसरे लोग हो, ये इनको ला के देते थे सूचनाएं और ये कहते थे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। किसी अखबार वाले से खबर ले ली, किसी मीडिया वाले से ले ली, किसी माफिया से ले ली। और मैं एक बार बैठा था इनके पास, एक लड़का आया, उसके 150 मुकदमे चोरी के। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे लोगों को साथ रखते हो? अरे समझा करो, अपने समाज का है, रखना पड़ता है, हम तो नहीं रखते भाई ऐसे लोगों को। और वो बार बार कहते हैं कि RLP पार्टी की पोल खोलूंगा। RLP पार्टी तो मैं ही हूँ, खाली पार्टी तो भंग कर दी मैंने, किसकी पोल खोलोगा? और अब भी कोई आपको बेईमान दिख रहा है मुझे बता दें, मैं तुरंत उसको निकाल दूंगा। लेकिन आपकी तरह ऐसे नहीं हो कि भजन लाल के खिलाफ दिन भर गाली गलौज करना,
2 साल में मैं भजन लाल के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। भाई को टिकट दिला दी, अगर खास साथ हो जाते, भाई नहीं हारता, भाई परेशान है कि मुझे हरा दिया इन्होंने, और अब भजन लाल के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। बताओ, अरे अपनी बात पे तो रहो डॉक्टर साहब। 70 साल उम्र हो गई, सुनिए मेरे को उसका जवाब भी दे दूंगा। 70 साल उम्र हो गई, 2, 5, 7, 10, 15, 20 साल जितना भगवान करे, हम तो चाहते हैं कि आप सीएम बनो, 100 साल की उम्र आपकी हो, लेकिन इस तरह बोखलाहट में, हाँ ये सही है कि आपका स्वास्थ्य से नहीं 18-20 गोली दिन की लेते हैं, मैं तो साथ रहा हूँ इनके, 18-20 टेबलेट लेते हैं। इनको योग प्राणायाम करना चाहिए। ये सिर्फ पॉपुलरिटी के लिए कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को और आरएलपी को जा रहा है, इसलिए मैं कूद पड़ूँ, चाहे मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़े। बताओ, मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप देखना जो आपस में बहस हो रही थी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये इसलिए कर रहे थे कि वो फोन पे थे, मेरे सामने होते तो ऐसा नहीं करते। उनको पता था कि फोन में तो निकलने से आने से रहा, ये बोल दो जो बोलना, फिर बंद कर लेंगे। लेकिन मैंने संयमित तरीके से बात कही, और जो उन्होंने आरोप अपने घर पे लगाए, आप एक एक करके मुझे बता दें, मैं उनका जवाब दे दूंगा। सुब्रता चौधरी वाला क्या मामला बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता, सुनो, मुझे पता इसलिए नहीं है कि 2008 में तो रेवंत राम डांगा और उमेदवार भी मेरे साथ थे 8-13 के अंदर, अभी वो बीजेपी कांग्रेस के अंदर चले गए। स्पर्धा ने चुनाव लड़ा फुलेरा से 18 के अंदर, और नेता प्रतिपक्ष रमेश डूडी और कई लोग चाहते थे चुनाव लड़े। मेरे संबंध अच्छे थे इन लोगों से, तो ये भी सब लोगों की इच्छा थी। मैंने चुनाव लड़ाया, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया मैंने महिला मोर्चा का। उसके बाद सब कार्यकारिणियाँ भंग हो गई। आज वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मेरी किसी तरह की बात नहीं हुई। मेरी पूरी पार्टी तो मेरे सामने खड़ी है। अब मैं संगठन का विस्तार करूँगा, और उसका भी अगर कोई कागज डॉक्टर साहब के पास है तो आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? इनकी सरकार है, गिरफ्तार कर ले, फिर मना कौन कर रहा है? बताओ मुझे, मैंने तो मना नहीं किया कभी भी। और क्या आरोप लगाया? राज्यसभा चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल मेरे घर पर आते थे, यहाँ पर मेरी डील होती थी, पैसे मांगते थे। सुनिए मेरी बात, ऐसा है, सिर्फ कौन से राज्यसभा चुनाव कह रहे मुझे बताओ। एक तो एक खुद राज्यसभा का लड़े वो, नहीं, तब तो मैं एमएलए भी नहीं था। कौन से? कमल मुरारका का जो चुनाव था, उसमें किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट की किरोड़ीलाल मीणा से मैंने ही बात कराई थी। सचिन पायलट किरोड़ीलाल के नहीं बन रही थी। पायलट का टेलीफोन मेरे पास आया, रामेश्वर डूडी, सचिन पायलट और नवलगढ़ के राजकुमार, हम चाह रहे थे कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाए और कैंडिडेट खड़ा किया जाए। हमारी इच्छा यही थी। मैं निर्दलीय था, मेरा एक वोट था, तो पायलट ने कहा कि आप डॉक्टर से भी बात कराओ, 4 वोट इनके, मेरे संबंध इनके ठीक थे। बैठ के बात हो गई सारी, और उसके बाद की कहानी क्या है, ये तो 10 साल बाद अब सुन रहा हूँ। तो चुनाव हुए शायद 2015, 16, 17 की बात होगी। तो अब क्या डॉक्टर साहब को एकदम से कोई सपना आ गया क्या? और ये मेरे पे पैसों का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या डॉक्टर साहब दलाली कर रहे थे? इनके पास है क्या पैसा रखा हुआ? आप बताओ तो सही मुझे। तो आप पूछते हैं उनको कि आप पैसे का ठेका आपने लिया था क्या मुरारका का, या आपके कहने से कैंडिडेट खड़ा हुआ था? कैंडिडेट खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, 3-4 वोट इनके थे, एक मेरा निर्दलीय का वोट था, और हमें मिलकर 2-4 वोट करके और उनको चुनाव जिताना था। ऐसे मैंने सुभाष चंद्रा को भी खड़ा किया। लगाने वाले तो कुछ भी कह देंगे। और मैं बीजेपी के साथ था, तो मैं बीजेपी पार्टी के साथ, मैंने कहा भैया तो बहिष्कार करूंगा या निर्दलीय को वोट दूंगा, क्योंकि निर्दलीय लड़ा, नहीं मेरे 3 वोट गए। ये आरोप प्रत्यारोप तो होता क्या है? डॉक्टर साहब को ये कहो कि कोई सबूत भी ला के दे। मेरे पास तो इतने, सुनिए मेरी बात, मेरे पास तो इतने सबूत है डॉक्टर साहब के, अगर मैं ला दूं तो फिर डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है अंतिम सांस ले लेंगे उसी वक्त। वो तो कह रहा है कि मंत्री रहना ही नहीं चाहता, वो कह रहे हैं। छोड़ दो तो कौन मना कर रहा है? आरएलपी के अंदर आ जाओ, मैं बॉस बना देता हूँ आरएलपी का, आ जाओ आ जाओ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वाले बच्चे इनके जयकार। किस तरह का फ्रस्ट्रेशन के अंदर सारी मर्यादाएं इसलिए तोड़ देना, क्रेडिट मुझे मिले कि एसआई भर्ती मैंने रद्द कराई, तो करा देते भजन लाल जी से। मैं तो धरने पे बाद में बैठा था, मना किसने किया आपको? मैंने तो मना नहीं किया था। मेरा तो बिजली का कनेक्शन भी किस तरह काटा। 5 करोड़ जो एमएलए लेड मुझे मिलती है, डॉक्टर साहब ने मेरा एमएलए लेड कह के रुकवाया कि हनुमान बेनीवाल को 5 करोड़ रुपए नहीं मिलने चाहिए, इसको चुनाव हराना। इससे अच्छी हरकत नहीं हो सकती। मैंने कभी ये बातें नहीं की। जब आरोप प्रत्यारोप पे बात आ गई तो ये बात कहनी भी जरूरी है कि विधायक कोष उसी का होता है जो विधायक रहते हुए रिकमेंडेशन करता है, और विधायक रहते हुए मैंने रिकमेंडेशन करी, नवंबर में चुनाव जीता, और वापस नवंबर में दूसरे चुनाव है। मतलब 1 साल का कोटा मेरा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये काम किया। एक आपके न्यूज़ 18 के पत्रकार थे, नाम नहीं लूँगा, जब विधानसभा चल रही थी, मुझे कहा आप चैम्बर में आ जाओ, चाय पीते हैं। अरे मेरे अच्छी मित्रता थी, मैं चला गया, मुझे क्या पता रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। उसको कहा तुम ऑन कर लो माइक, और बोले मेरे पास बहुत बेनीवाल जी, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कागज आते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ, शिकायत आती है। तो न्यूज़ 18 वाला बैठा हुआ था, मुझे क्या पता रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आप सरकार के अंदर हो, और भाई सरकार हो तो सरकार के पास तो शिकायत आएगी। तो उसको वायरल कराया, देखो हनुमान बेनीवाल मेरे कमरे में आके कह रहा है कि आप सरकार हो।
मैं आपको क्या मानता हूँ जो मैं मोदी को ही नहीं मानता, तो आप जैसे पता नहीं हजारों 56 घूम रहे हैं रोड पे, कौन मानता है आपको? जबरदस्ती। लेकिन इस तरह का धंधा इनका रहा है, रिकॉर्डिंग करना, ब्लैकमेल करना, लोगों को दबाना। SN गुप्ता जी मुझे कह रहे थे, श्याम सुंदर काबरा हमारे जिलाध्यक्ष थे नागौर के, यहाँ नंदपुरी वाला मकान था, मुझे बोला साहब मैं आपकी कोई बात कर रहा हूँ, मैं कि मेरी कोई बात की आवश्यकता नहीं। बोले डॉक्टर साहब को भी 100 किलो से मैंने 200 करोड़ रुपए दिलाए थे। SN गुप्ता ने कहा जब 13 के अंदर जो हेलीकॉप्टर उड़े थे 8 के अंदर उड़े थे, 200 करोड़ रुपए SN गुप्ता ने कहा मैंने दिलाए, श्याम सुंदर काबरा, मेयर SN गुप्ता तीनों थे। तो डॉक्टर साहब उसका जवाब दे दे कि 100 किलो से पैसा लेके किसको दिया आप बताओ? हेलीकॉप्टर उसी का उड़ाया था क्या आपने? SI भर्ती आपस में दोनों नेताओं के पर्सनली हो गई। उनका क्या मतलब, वो कहाँ SI भर्ती में, वो तो भजन लाल के नौकरी कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं ना सड़क पे। ये डीजे बजाए ना, देखा नहीं आपके सामने बज रहा है? कमिश्नरेट में कभी डीजे बजे थे क्या? कमिश्नरेट के आगे डीजे बजे थे क्या पहले कभी? यही बता दो। चलो अंतिम सवाल है, क्या SI भर्ती का आंदोलन आज खत्म हो गया सफलता के साथ? बंद करो इनको। SI भर्ती का आंदोलन सफल हो गया और आवश्यकता पड़ी तो वापस शुरू हो जाएंगे सड़कों। हमें कौन रोक रहा है? सड़कें हमारी, नौजवान हमारा, पूरा देश हमारा, और हमारा कोई आला कमान नहीं। हमारे